Hello and welcome friends in your own helpful channel, that is PD Point. So in this session we are going to discuss about the digestion and absorption according to class 11 by NCERT. NCERT में जो डिटेल्स इंफॉर्मेशन दिए है, जो भी इंफॉर्मेशन NCERT में दी है उससे ही पकड़कर हमें वीडियो बनाने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हम हमारे इंट्रोडक्शन पार्ट की तरफ। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं डाइजेशन जो डाइजेशन है, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम और भी एंडोक्राइन जो जितने भी हमारे बॉडी के सिस्टम्स है वो सब कोऑर्डिनेशन में काम करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो फूड को डाइजेस्ट कर दी है उसे ऑल ओवर बॉडी पहुंचाने का काम सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम एक्चुअली होती क्या है, डाइजेशन किसे कहते हैं, व्हाट इज मीन बाय एक्चुअली डाइजेशन। तो डाइजेशन एक प्रोसेस होती है, डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस को सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करती है। और फूड जो होता है वो सभी के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक बेसिक नीड होती है। आपको एक भी ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को नहीं मिलेगा जिसे फूड की ज़रूरत ना पड़ी हो। और जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं फूड के, यानी कि जो हम फूड डे बाय डेली लाइफ में हम जो फूड कंज्यूम करते हैं उसमें किस किस प्रकार के फूड होते हैं, तो उसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ये 3 तरह के मेजर कंपोनेंट्स होते हैं फूड के। और दूसरे भी होते हैं मिनरल्स एंड विटामिन, जो कि हम बहुत कम मात्रा में उसे कंज्यूम करते हैं क्योंकि वो हमारे बॉडी के लिए एनर्जी प्रोवाइड करने का काम नहीं करते। एनर्जी प्रोवाइड करने का काम सिर्फ हम यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट करता है। उसके अलावा हम वाटर का भी इंटेक करते हैं। वाटर जो हमारे बॉडी में बहुत ही अहम रोल प्ले करता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को करने के लिए और हमारे बॉडी का डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करने के लिए। अभी डाइजेस्टिव सिस्टम, अभी स्लाइड पर आप देख रहे होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड्स जो होती है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स यानी कि जो डाइजेशन में मदद करती है। ऐसे कौन सी ग्लैंड्स है? लिवर, सेलिवरी ग्लैंड्स, लिवर ग्लैंड एंड द पैनक्रियास। ये 3 डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। इसके बारे में हम अगले वाले वीडियो में ज़रूर पढ़ेंगे। मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर ये वीडियो आप एंड तक देखोगे आपको हर एक पॉइंट, हर एक डाउट ज़रूर क्लियर होगा। तो इस स्लाइड से हमें आप वीडियो देखते देखते इसे नोट डाउन भी कर सकते हो। एलिमेंट्री कैनल एंड एसोसिएटेड ग्लैंड जो होती है वो कंपेस उसको मिलाकर डाइजेस्टिव सिस्टम बनती है। एलिमेंट्री कैनल क्या होती है? जो एलिमेंट्री कैनल जो होती है वो एक्चुअली क्या होती है, कहाँ से लेकर स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है। जो एलिमेंट्री कैनल जो होती है वो माउथ से स्टार्ट होती है, जो कि बकल कैविटी में ओपन होती है और एक्सटेंड टू द एनस रेक्टम तक इसका एक्सटेंशन हो जाता है। माउथ में क्या होता है? माउथ में हम सबको पता है टंग होती है और टीथ होती है। टीथ जो होते हैं वो एम्बेडेड होते हैं, जॉ बोन जो होता है उसमें एम्बेडेड होते हैं टीथ। इस टाइप को क्या कहते हैं? टीथ जब जॉ बोन में एम्बेडेड होते हैं उसे कहते हैं थिकोडोंट। मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स जो होते हैं उनको अपने लाइफ टाइम में 2 टाइप्स के टीथ आते हैं, 2 सेट्स ऑफ टीथ ड्यूरिंग देयर लाइफ। यानी कि हम जब छोटे होते हैं तब जो दांत गिरते हैं जिसे दूध के दांत, मिल्क टीथ और डेसिडियस टीथ भी कहा जाता है, वो गिर जाते हैं और परमानेंट टीथ आ जाता है। मिल्क टीथ और डेसिडियस टीथ यहाँ पर आपको देख सकते हैं। मिल्क टीथ और डेसिडियस टीथ रिप्लेस्ड बाय अ परमानेंट टीथ, अडल्ट टीथ, परमानेंट अडल्ट टीथ। जिस टाइप को, ऐसी जो टाइप है जो जिस मैमल में ऐसे टाइप्स होते हैं इस टाइप को कहते हैं डाइफियोडोंट। डाइफियोडोंट नाम से हमें पता चलता है डाई यानी कि 2 बार डेंटेशन हो जाता है। उसके बाद हमें एक बात, जब आपको एक मूवी का डायलॉग याद होगा, बत्तीसी उसमें एक घूसे में मैं तेरी बत्तीसी तोड़ दूंगा, ऐसा बोलते हैं। तो हमें उससे पता चलता है कि हम जो ह्यूमंस अडल्ट होते हैं उन्हें परमानेंट टीथ कितने होते हैं, तो 20 होते, और परमानेंट टीथ होते हैं वो 32 होते हैं। 20 जो होता है वो परमानेंट नहीं होते। 20 टीथ, छोटे बच्चे जो होते हैं उनमें 20 टीथ होते हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था मुझे। जो अडल्ट है उनमें 32 परमानेंट टीथ होते हैं।
और उसे हेटेरोडोंट डेंटेशन कहते हैं। क्यों हेटेरोडोंट करके? कि हर एक, जैसे कि हमारे हाथ के सभी उंगलियां सेम नहीं होते, वैसे दांत भी सभी के सभी सेम नहीं होते। उसके दांत सभी के सभी सेम नहीं होते। उसका नामकरण कैसे किया है? इंसिजन्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। इसके आप ट्रिक भी बना सकते हो कि आई सी प्राइम मिनिस्टर मोदी। आई से इंसिजर्स, सी से कैनाइन, प्रीमोलार से पीएम एंड मोलार से यम। ये जो ट्रिक है बहुत ही फेमस है। उसके बाद हमें यहाँ पे डेंटल फॉर्मूला देखने को मिलता है। डेंटल फॉर्मूला यानी कि क्या होता है कि ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ कंसिस्ट अ सेट ऑफ टीथ से डेंटल फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। डेंटल फॉर्मूला क्या है? अडल्ट में जो है वो 2123/2123 है। अडल्ट का डेंटल फॉर्मूला 2123/2123, और जो चिल्ड्रंस में होता है 2102 होता है, 2102। उसमें उन चिल्ड्रंस में प्रीमोलार्स नहीं होते, 2102। और प्रीमोलार्स और मोलार जो होता है वो एक नहीं होता, सिर्फ 2 मोलार्स होते हैं। इसलिए जो स्मॉल चिल्ड्रंस होते हैं उसमें 2102 का डेंटल फॉर्मूला होता है। ये जो फॉर्मूला है वो अडल्ट का है। यहाँ पे आप देख सकते हो ईच हाफ, यहाँ से आप डिवाइड करोगे तो देख सकते हैं ये हाफ साइड को इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स एंड मोलार्स। अब उसके आगे चलकर जो टीथ होते हैं वो चिविंग के लिए हम यूज करते हैं, जो हमें मैस्टिकेशन ऑफ फूड के लिए यूज करते हैं। तो मैस्टिकेशन होने के लिए जो पार्ट होता है वो इनेमल से बना होता है। हार्ड चिविंग सरफेस जो होता है टीथ का वो इनेमल से बना होता है। अब यहाँ पर हम बकल कैविटी के बारे में पढ़ रहे हैं। अभी हमने माउथ और टीथ के बारे में पढ़ा है, माउथ और टीथ के बारे में पढ़ा है। अब हम टंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो टंग जो होती है इज अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। टंग इज अ फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन होता है जो कि ओरल कैविटी में फ्लोर को अटैच होता है बाय फ्रेनुलम। ओरल कैविटी में फ्लोर को अटैच होता है बाय फ्रेनुलम, ओके। और जो हमारे हम जो भी कोई फूड टेस्ट करते हैं, हमें एक टेस्ट आता है, हमें उसका सेंस हो जाता है टेस्ट का। जैसे हम शुगर टेस्ट करते हैं तो हमें स्वीट लगती है, वैसे टेस्ट करने के लिए टंग पर पैपिले होते हैं, जिसे स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड पैपिले। अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड पैपिले। ओरल कैविटी लेट, जो पैपिले का फंक्शन भी मैंने आपको बता दिया है, जो टेस्ट को फील करते हैं। और पैपिले के आगे पार्ट से पढ़ते हैं, फिलीफॉर्म, फंगीफॉर्म। यहाँ आपको नहीं देखने को मिलेगी इस बुक में, और एनसीईआरटी में नहीं एक्सप्लेन किया है। ओल्ड वाली एनसीईआरटी में एक्सप्लेन किया हुआ था, लेकिन जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें एक्सप्लेन नहीं किया है। जो ओरल कैविटी होने के बाद, टंग होने के बाद, उसके बाद हम बढ़ते हैं फेरेंक्स की तरफ। फेरेंक्स जो होता है वो इस पार्ट पर आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है स्पेशली फेरेंक्स पे, कि वो कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर है। आपको एग्जाम में आप फील होगा, आपको जब भी कोई प्रैक्टिस टेस्ट होंगे आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा कि फेरेंक्स सर्व्स एज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। जो फूड होता है और जो एयर होती है, जो एयर हम ब्रीथ करते हैं और जो फूड हम खाने के लिए मुंह में रखते हैं, वो फेरेंक्स होता है कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अब जब हम खाते हैं तब फूड, ऐसा भी हो सकता है कि खाने के समय जो फूड ओइसोफेगस में जाना चाहिए लेकिन वो चला जाता है, लेकिन वो चला जाएगा ट्रैकिया में। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए अब एक फ्लैप होती है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं। एक कार्टिलेजिनस फ्लैप होती है, कार्टिलेज से बनी हुई एक फ्लैप होती है जिसे एपिग्लॉटिस कहते हैं, जो कि प्रिवेंट करती है एंट्री ऑफ द फूड इनटू ग्लॉटिस, ओपनिंग ऑफ द ग्लॉटिस। जो ग्लॉटिस ओपनिंग ऑफ द वाइंड पाइप, जिसे ट्रैकिया भी कहते हैं, उसे ड्यूरिंग सॉल्व करने के टाइम, ओके। वो यहाँ पर आपको ये कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर एंड दिस एपिग्लॉटिस, आपको ये 2 पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। अभी स्टमक जो होता है, यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो, जे शेप्ड ऑर्गन होता है, जे शेप्ड स्टमक जो होता है एक जे शेप्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। और वो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मस्कुलर स्पिंचर, गैस्ट्रो इसोफेजियल पिंचर रेगुलेट्स द इसोफेगस
इनटू रेगुलेट द ओपनिंग ऑफ इसोफेगस इनटू स्टमक। यहाँ से ऊपर से इसोफेगस से आता है और यहाँ से स्टमक में ओपन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर एक वॉल्व होता है जो कि बैक फ्लो ऑफ द स्टमक में जो हमने खाया हुआ जो खाना है उसे बैक फ्लो होने से बचाता है, ब्लैक फ्लो होने से रोकता है। उसे कहते गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंचर। ये एक मस्कुलर स्पिंचर होता है जो कि रेगुलेट करता है ओपनिंग ऑफ द इसोफेगस इनटू द स्टमक। ओके, उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो जब आप जो इस डायग्राम में स्टमक देख रहे हैं, इसका डिवीजन किया होता है, इसके कुछ पार्ट्स में उसका डिवीजन किया होता है। इसके एक्चुअली मेन 4 पार्ट्स होते हैं। जो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट होता है वो कार्डियक पार्ट होता है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, इसे कहते हैं कार्डियक पार्ट। उसके बाद होता है फंडस। यहाँ पर फंडस लाइक एक जो ये जो यहाँ पर ऐसा ऊपर आया हुआ पोर्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है, इसे कहते हैं फंडिक पोर्शन, इसे फंडस भी कहते हैं। और जो ये जो पार्ट है सेंट्रल पार्ट, जो कि मेन सेंट्रल रीजन है स्टमक का, उसे बॉडी कहते हैं। एक्चुअली हमें देखा जाए तो यही एक्चुअली स्टमक की बॉडी है। देखिए अब यहाँ पर इसके बाद हम पाइलोरिस रीजन होता है, सबसे वाला नीचे वाला लास्ट का रीजन जो होता है वो है पाइलोरिस रीजन। यहाँ पर एक स्पिंचर होता है जिसे गैस्ट्रो डिओडिनल स्पिंचर भी कहते हैं, और उसे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्पिंचर भी कहते हैं, और इसे पाइलोरिस स्पिंचर के नाम से भी इसे जाना जाता है। हम कैसे इसका नोमेनक्लेचर कैसे होता है कि स्टमक को यहाँ पर सेंट्रल कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे स्टमक को हम गैस्ट्रिक कहते हैं। तो गैस्ट्रो ऊपर इसोफेगस होता है, इसोफेगस रीजन होता है, इसोफेजियल रीजन होता है, और नीचे गैस्ट्रिक रीजन होता है। तो सेंट्रल पार्ट स्टमक को कंसिडर करके यहाँ पे हमें गैस्ट्रो इसोफेजियल स्पिंचर इसका नाम हो जाता है। और वहाँ पर नीचे इंटेस्टाइन है, इसलिए गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्पिंचर भी इसे कहते हैं। बढ़ते हैं हम हमारे अगले वाले स्लाइड पर। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे ही हम एक सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, जैसे ही माउथ खत्म हुआ, माउथ से फूड चला जाता है इसोफेगस में, इसोफेगस से फिर जे शेप जो स्टमक होता है उसमें, उसके बाद हो जाता है फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसका हम डिवीजन कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में इसका डिवीजन होता है। फर्स्ट जो पार्ट होता है जो कि स्टमक से अटैच होता है वो सी शेप्ड होता है, जिसे डिओडिनम कहते हैं, सी शेप्ड डिओडिनम। और जो लॉन्ग कॉइल मिडल पोर्शन होता है उसे जेजुम कहते हैं, और हाईली कॉइल जो होता है उसे इलियम कहते हैं। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज हो सकता है कि इलियम और एलियम हिप बोन में इलियम नाम का एक बोन भी है, तो उसे इलियम कहते हैं, लेकिन यहाँ पे आइलियम है। तो स्पेलिंग में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन लगभग सेम है, इसलिए कन्फ्यूजन हो सकता है। उसके बाद मैंने आपको जैसे पहले वाले स्लाइड में बताया था कि ओपनिंग ऑफ द स्टमक जो होती है इनटू डिओडिनम पाइलोरिस स्पिंचर, जिसे गैस्ट्रो डिओडिनल स्पिंचर और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्पिंचर के नाम से भी जानते हैं। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है, इलियम जो लास्ट वाला रीजन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, और जैसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन का डिवीजन कर सकते हैं, वैसे ही हम लार्ज इंटेस्टाइन का भी डिवीजन कर सकते हैं। इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, पहले आप इसे समझ लो। ओके, इलियम जो होता है, इलियम ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, और जो लार्ज इंटेस्टाइन का डिवीजन सीकम, कोलन एंड रेक्टम इस तरह से होता है, सीकम, कोलन एंड रेक्टम। जो सीकम जो होता है, इट इज स्मॉल ब्लाइंड सैक विच होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि सीकम में सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का एसोसिएशन होता है। उसके बाद हम वर्मीफोर अपेंडिक्स, ये जो स्ट्रक्चर है, वेस्टिजियल ऑर्गन कौन से ह्यूमन बॉडी में, आपको यहाँ पर याद रखना है, वर्मीफोर अपेंडिक्स भी वेस्टिजियल ऑर्गन है जो कि सीकम से अराइज होता है। ओके, ठीक है। द कोलन इज डिवाइडेड, जो कोलन जो होता है, सीकम के बाद आता है कोलन जो होता है, कोलन 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो पहले वाली एनसीईआरटी थी उसमें सिर्फ 3 पार्ट्स दिए थे, लेकिन इस नए वाले एनसीईआरटी में 3 पार्ट्स दिए हैं। तो कोलन जो होता है, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिस्क कोलन एंड सिग्मोइड कोलन, ये सब पार्ट होता है। कोलन के बाद जो आता है वो होता है रेक्टम। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन।
यहाँ पे आपको स्टमक दिखाई दे रहा होगा। स्टमक के बाद जैसे हम स्टमक को हटा देते हैं, अभी आपको स्टमक के पीछे पैनक्रियास दिखा है, उसका कुछ पार्ट नहीं है। स्टमक को हम यहाँ पे स्टमक है, स्टमक यहाँ पर जिस सी शेप्ड डिओडेनम, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे जो यहाँ पे जो ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है ये है डिओडेनम, और डिओडेनम के बीच में पैनक्रियास सिचुएटेड होता है। सी शेप्ड डिओडेनम जो होती है उसके बीच में पैनक्रियास सिचुएटेड होता है। ये जो ग्रीन कलर का पोर्शन है ये पैनक्रियास है। और जैसे डिओडेनम के बाद होता है जेजुअम, जेजुअम के बाद इलियम। जैसे मैंने आपको बताया तो इलियम जो ओपन होता है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर जो इलियम ओपन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन का जो ये पार्ट है इसे कहते हैं, उसके बाद कोलन सिकम, इसे कहते हैं सिकम, सिकम बैग है सिकम, ओके, इसे सिकम कहते हैं। सिकम को अटैच होता है वर्मीफोरम अपेंडिक्स। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये छोटा स्ट्रक्चर फिंगर लाइक पोर्शन, इसे वर्मीफोरम अपेंडिक्स कहते हैं। और यहाँ पर असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन एंड डिसेंडिंग कॉलन, ओके। और यहाँ पर सिग्मोइड कॉलन होता है। उसके बाद यहाँ पर आपको रेक्टम देखने को मिलता है। तो ये डायग्राम में इस प्रकार का कुछ यहाँ पे आपको जितना हो सके मैंने दिखाने का ट्राई किया है। अभी हम बढ़ते हैं हमारे अगले वाले स्लाइड पर। वॉल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, अगला वाला पार्ट है वॉल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। एलिमेंट्री कैनल जो स्टार्ट होती है माउथ से लेकर एनस तक, वो एक स्ट्रक्चर शो करती है, जिसमें आउटर मोस्ट लेयर जो होता है वो सीरोजा का होता है, मिडल लेयर उसका अंदर का लेयर मस्कुलरिस, उसके बाद सब म्यूकोजा और उसके बाद म्यूकोजा। तो हम इस लेयर को बारी बारी से देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बढ़ते हैं सीरोजा की तरफ। जो सीरोजा होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था आउटर मोस्ट लेयर सीरोजा होता है, जो कि मेसोथेलियम से बना होता है। मेसोथेलियम क्या होता है कि एपिथेलियम ऑफ विजरल ऑर्गन को, एपिथेलियम ऑफ विजरल ऑर्गन्स जो होते हैं उसको कहते हैं मेसोथेलियम, ओके। उसके बाद हम बढ़ते हैं, उसके बाद जो होता है उसके कंट्रीब्यूशन में कनेक्टिव टिश्यू का भी कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। उसके बाद होता है मस्कुलरिस। मस्कुलरिस जो होता है स्मूथ मसल, एक्चुअली स्मूथ मसल से बनता है मस्कुलरिस, और मस्कुलरिस का एक डिवाइडेशन होता है। मस्कुलरिस में मस्कुलरिस में 2 टाइप्स का डिवीजन होता है, जो इनर सर्कुलर होते हैं और आउटर जो होते हैं लॉन्जिट्यूडनल होते हैं, ओके। अभी आपको इसे याद कैसे रखना है, इनर सर्कुलर। आपको कंफ्यूज हो सकता है कि इनर सर्कुलर है या आउटर सर्कुलर है, ऐसा कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए आपको इनर का आई याद रखना है, सर्कुलर का सी याद रखना है। IC यानी इनर सर्कुलर, IC इनर सर्कुलर। जैसे आपको पता चलेगा इनर सर्कुलर है, आपको ऑब्वियसली पता चल जाएगा आउटर जो होते हैं वो लॉन्जिट्यूडनल होते हैं, ओके। उसके बाद होता है सबम्यूकोसा। सबम्यूकोसा जो लेयर होता है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है, और उसमें कुछ नर्व, ब्लड एंड लिम्फ वेसल भी पाए जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं म्यूकोसा की तरफ। म्यूकोसा जो होता है इट इज द इनर मोस्ट लेयर, जो कि लाइन करता है लूमेन ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, ओके। म्यूकोसा जो होता है वो इर्रेगुलर फोल्ड्स फॉर्म करता है स्टमक में, जिसे गैस्ट्रिक रूगे कहते हैं। और ये विलाय भी बनाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ओके। और माइक्रो विलाय ब्रश बॉर्डर अपेंस, विलाय की वजह से ब्रश बॉर्डर है। विलाय का यूज क्या होता है, विलाय जो होता है वो सरफेस एरिया ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, जिससे एब्सॉर्प्शन के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया मिलता है। और एब्सॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया बढ़ाना मेन फंक्शन जो विलाय का है, वो ज़्यादा सरफेस एरिया बनाना है। और विलायज जो होती है उसको जो सप्लाई होता है लिम्फ वेसल का, जिसे लैक्टियल कहते हैं। तो इसे एक लार्ज लिम्फ वेसल का सप्लाई होता है जिसे लैक्टियल कहते हैं। विलायज आर सप्लाइड विद अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लार्ज लिम्फ वेसल, जिसे लैक्टियल कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं म्यूकोजाल एपिथेलियम जो होता है। म्यूकोजाल एपिथेलियम हैज गॉबलेट सेल। कहने का मतलब ये है कि म्यूकोजा जो इनर मोस्ट लेयर है तो कांटेक्ट में आने वाला है फूड के कांटेक्ट में आने, तो वहाँ पर लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। और वहाँ पर लुब्रिकेशन के लिए गॉबलेट सेल्स होगी जो कि म्यूकस सिक्रेट करेंगे। जब भी आपको कहीं भी गॉबलेट सेल्स सुनने को मिलेगा, आपको ध्यान में रखना होगा, वहाँ पर उसका काम होगा सिक्रेशन ऑफ द म्यूकस, जो कि लुब्रिकेशन प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पे भी उसका यही फंक्शन है। म्यूकोसा जो होता है वो आल्सो ग्लैंड्स भी फॉर्म करता है। म्यूकोसा जो लेयर होता है ग्लैंड्स भी फॉर्म करता है, इसमें ग्लैंड्स भी होती है, जैसे कि सीरोजा, सबम्यूकोसा और मस्कुलरिस।
ग्लैंड्स फॉर्म नहीं करते कहीं पे। यहाँ पर म्यूकोसा जो होता है ग्लैंड फॉर्म करता है स्टमक में, इसे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं। क्रीप्स बिटवीन द बेसेस ऑफ विलाई, इसे क्रीप्स ऑफ लिब्रिकुम के नाम से जाना जाता है। अब हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। जैसे कि हमने पहले वाले स्लाइड में देखा था कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है वो एलिमेंट्री कैनाल प्लस डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये दोनों को कंबाइन करके तैयार होती है। अब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हमारे बॉडी में तीन तरह के डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है। सबसे पहले नंबर 1 पे आता है सैलिवरी ग्लैंड, उसके बाद आता है लिवर और उसके बाद आता है पैनक्रियास। ओके, अब हम सबसे पहले जाने वाले हैं सैलिवरी ग्लैंड की तरफ से। सलाइवा जो होता है वो सैलिवरी ग्लैंड्स मेन 3 पेयर्स होते हैं। आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा, टोटल नंबर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स जो होता है वो 6 होता है और वो पेयर में मौजूद होती है, इसलिए उसका नंबर 6 होता है। जब जैसे कि पैरोटिड एक सैलिवरी ग्लैंड है, वो पेयर में मौजूद होगी। उसके बाद जो है सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर कहते हैं, जो कि लोअर जॉ में सिचुएटेड होती है। और जो लास्ट वाली होती है सबलिंगुअल, जैसे नाम से हमें पता चलता है, सब यानी कि नीचे, लिंगुअल यानी कि टंग के नीचे, सबलिंगुअल बिलो द टंग। ओके, अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि पैरोटिड्स होते हैं 2 होती है, सब मैक्सिलरी और सब मैंडिबुलर जो होती है वो भी 2 होती है और सब लिंगुअल भी 2 होती है। तो टोटल नंबर ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स आर 6, लेकिन वो पेयर में 3 होती है। आपको ये पॉइंट ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद सैलिवरी ग्लैंड्स जो होती है वो बकल कैविटी में नहीं होती, लेकिन उनका सिक्रेशन जो होता है वो बकल कैविटी में ही होता है। कैसे होता है? डक्ट्स के माध्यम से होता है। ग्लैंड्स जो होती है 2 प्रकार की होती है, डक्ट लेस ग्लैंड एंड जिसका डक्ट है ओ वाली ग्लैंड। अभी एंडोक्राइन जो ग्लैंड्स होती है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होती है वो डक्ट लेस ग्लैंड्स होती है, यानी कि उनमें डक्ट नहीं होती। जब एंडोक्राइन ग्लैंड्स अभी आप जान सकते हो, अब आप पहचान सकते हो कि सैलिवरी ग्लैंड्स जो होती है वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। मुझे कमेंट में जरूर बताइए सैलिवरी ग्लैंड्स कैसे ग्लैंड्स है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। उसके बाद मैं आपको ले जाऊंगा लिवर जो होता है, जो पीछे वाले स्लाइड में यहाँ पर आपने देखा लिवर है, इस प्रकार का कुछ ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है। लिवर जो होता है जो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी की, लिवर एक लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी बॉडी की, जिसका वेट होता है 1.2 to 1.5 kg इन एन अडल्ट ह्यूमन। ओके, अभी जो लार्जेस्ट डाइजेस्टिव ग्लैंड भी यही है और लार्जेस्ट ग्लैंड भी यही है। अभी हिपैटिक लोब्यूल्स होते हैं, ये दो हिपैटिक लोब्यूल्स वो जो होते हैं वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लिवर होते हैं, यानी कि n नंबर ऑफ हिपैटिक लोब्यूल्स साथ मिलकर लिवर को फॉर्म करते हैं और वो उनका स्ट्रक्चर वो अरेंज होते हैं एक कॉर्ड लाइक फॉर्म में। ओके, और वहाँ पर एक गिल्सन्स कैप्सूल कनेक्टिव टिश्यू की एक शीट होती है जो कि ईच हिपैटिक लोब्यूल को कवर करती है। गिल्सन्स कैप्सूल एक ऐसी कनेक्टिव टिश्यू की शीट होती है जो कि हर एक हिपैटिक लोब्यूल को कवर करती है, ठीक है। उसके बाद लिवर जो बाइल सीक्रेट होता है हिपैटिक सेल से, ओके, एंड passes through the hepatic duct, okay, and stored in the muscular sac called gall bladder, stored and concentrated। यहाँ पर ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो बाइल होता है वो सिक्रेट करने का काम हिपैटिक सेल्स करती है और उसे स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन करने का काम गॉल ब्लैडर कहते हैं, जो कि गॉल ब्लैडर लिवर के नीचे ही सिचुएटेड होता है। अगले वाले में आपको उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल दिखाऊंगा, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद डक्ट ऑफ गॉल ब्लैडर होती है जिसे सिस्टिक डक्ट के नाम से जानते हैं। गॉल ब्लैडर की जो डक्ट होती है उसे सिस्टिक डक्ट कहते हैं। गॉल ब्लैडर की डक्ट एंड हिपैटिक डक्ट जो होती है वो कॉमन बाइल डक्ट मिलाती है। गॉल ब्लैडर की डक्ट जिसे सिस्टिक डक्ट कहते हैं और हिपैटिक डक्ट कहते हैं जो कि लिवर से आती है उसे कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं। गॉल ब्लैडर की डक्ट और ये हिपैटिक डक्ट इसे कहते हैं कॉमन बाइल डक्ट। इस डायग्राम में आपको देखना है डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर, ये गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर की ये डक्ट है। उसके बाद ये लिवर से आए हुए 2 डक्ट है, डक्ट फ्रॉम लिवर यानी कि कॉमन हिपैटिक डक्ट, ये दोनों कंबाइन बनके कॉमन हिपैटिक डक्ट बनती है। ओके, यहाँ पर देख सकते हो कॉमन हिपैटिक डक्ट ही बनती है। ये दोनों को कॉमन होके लिवर से जो आते हैं 2 डक्ट्स उसे वो कॉमन होके कॉमन हिपैटिक डक्ट बनती है, और जो गॉल ब्लैडर से डक्ट आते हैं और जो कॉमन हिपैटिक डक्ट है उसे कंबाइन मिलकर बनते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ये डक्ट सिस्टम आपको समझ के लेनी है, इसे इस
डायग्राम को आप जरा ध्यान से वीडियो पॉज करके समझ लीजिए। ओके हाँ ओके, अभी यहाँ पर हम देखते हैं जो बाइल डक्ट एंड द पैनक्रियाटिक डक्ट, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा, ओपन टुगेदर इन द डिओडिनम, वो भी देखने वाले हैं डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है, जिसे कहते हैं कॉमन हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट विच इज गार्डेड बाय, उसे एक स्पिंचर गार्ड करता है जिसे स्पिंचर ऑफ ओडी कहते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो लीवर से दो डक्ट्स आती है, उसके बाद वो मर्ज होती है और कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाती है। जैसे कि हिपैटिक जब शब्द, जैसे कार्डियक शब्द हम सुन के हार्ट का रिलेटेड होता है, वैसे हिपैटिक जो शब्द होता है वो लीवर से रिलेटेड होता है, और वो वहाँ से वो कॉमन हिपैटिक डक्ट प्लस डक्ट फ्रॉम गॉल ब्लैडर जिसे सिस्टिक डक्ट कहते हैं, उससे मिलकर बनती है कॉमन बाइल डक्ट। अब ये कॉमन बाइल डक्ट यहाँ से नीचे आती है और पैनक्रियास से एक डक्ट आती है, पैनक्रियास से एक डक्ट आती है जो जॉइन होती है, जिसे कहते हैं कॉमन पैनक्रियाटिक हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, जिसे कहते हैं हिपैटोपैनक्रियाटिक डक्ट, जो डिओडिनम में ओपन होती है। और यहाँ पर एक स्पिंचर होता है जिसे स्पिंचर ऑफ ऑडी के नाम से जानते हैं। अब पैनक्रियास जो होती है, पैनक्रियास अभी एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड के पोर्शन में जब हम देखते हैं तो पैनक्रियास जो होती है, पैनक्रियास बोथ कंपाउंड ग्लैंड है, कंपाउंड यानी कि बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन, कुछ पोर्शन जो होता है पैनक्रियास का वो एक्ट एज एंडोक्राइन एंड सम पोर्शन ऑफ द पैनक्रियास एक्ट एज एक्सोक्राइन। जो पैनक्रियास मैंने पीछे वाले डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में दिखाया था कि डिओडिनम सी शेप्ड जो डिओडिनम होता है उसमें पैनक्रियास सिचुएटेड होता है। ओके, अभी एक्सोक्राइन पोर्शन जो होता है पैनक्रियास का वो क्या क्या सिक्रेट करता है। एक्सोक्राइन पोर्शन जो होता है वो पैनक्रियास का अल्कलाइन सिक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम, अल्कलाइन पैनक्रियाटिक जूस कंटेनिंग एंजाइम। और एंडोक्राइन पोर्शन जैसे हमें पता है एंडोक्राइन ग्लैंड ऑलवेज हार्मोन्स सिक्रेट करते हैं, तो पैनक्रियास का भी जो एंडोक्राइन पोर्शन है वो हार्मोन्स सिक्रेट करेगा। हार्मोन्स इंसुलिन एंड ग्लूकागोन का सिक्रेशन भी एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पैनक्रियास भी करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सी शेप डिओडिनम में यहाँ पर सिचुएट है पैनक्रियास, और ये डक्ट सिस्टम मैंने आपको समझा दिया है, इसे आप और एक बार चाहो तो देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, ठीक है। अभी डाइजेशन ऑफ फूड, हम अगले वाले पार्ट की तरफ हम बढ़ने वाले हैं, डाइजेशन ऑफ द फूड। अभी डाइजेशन जो होता है आपको लग रहा होगा सिर्फ एक केमिकली होता है, नहीं, डाइजेशन केमिकल एंड मैकेनिकल दोनों प्रोसेस को कंट्रीब्यूट करके डाइजेशन बनता है। ओके, अभी सबसे पहले आपको एक पॉइंट ध्यान में रखना है, जो कि म्यूकस होता है सलाइवा में, जो म्यूकस का काम लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना ही होता है। जो सलाइवा में जो म्यूकस होता है वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है एंड फूड पार्टिकल्स को एक बोलस में कन्वर्ट करता है। ओके, ठीक है। और एक स्पिंचर मैंने आपको बताया था जो कि गैस्ट्रोइसोफेजियल स्पिंचर, जिसे कार्डियक स्पिंचर भी कहते हैं, वो कंट्रोल करता है पैसेज ऑफ फूड इनटू स्टमक, ठीक है। अभी केमिकल प्रोसेस जो होती है डाइजेशन की वो ओरल कैविटी में ही स्टार्ट होती है। ओरल कैविटी में कैसे स्टार्ट हुई, वहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं सलाइवरी अमाइलेज, जिसके लिए ऑप्टिमम पीएच होता है 6.8। ओके, अभी जो सलाइवरी अमाइलेज जो भी हम खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली स्टार्च ही होते हैं, लेकिन जो हम स्टार्च को ब्रेक डाउन करना पड़ता है स्टार्च डाइसैकेराइड्स में, जिसे माल्टोज कहते हैं। यहाँ पर आपको ये रिएक्शन दिख रही होगी। अभी 30% जो स्टार्च है वो हाइड्रोलाइज होता है माउथ में, जिसके लिए ऑप्टिमम पीएच 6.8 है, इनटू डाइसैकेराइड माल्टोज। स्टार्च का ब्रेकडाउन होता है डाइसैकेराइड माल्टोज में, उसके लिए ऑप्टिमम पीएच होना चाहिए 6.8। अब जो सलाइवा में जो लाइसोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स और लाइसोसोम्स उसे कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन में कुछ डिफरेंस आ सकता है, लेकिन उनका फंक्शन क्या है, वो प्रेजेंट होते हैं सलाइवा में। वो एक्ट्स एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट, वो एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह काम करते हैं और जो भी हमारे माउथ को और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट्स इन्फेक्शन। ओके, अभी उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले वाले पॉइंट पर। यहाँ पे जो म्यूकोसा ऑफ द स्टमक होता है उसमें ग्लैंड्स होते हैं जिसे कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ओके, म्यूकोसा जो होता है स्टमक, मैंने इससे पहले वाले वीडियो पोर्शन में ही एक्सप्लेन किया है स्टमक, उसके बारे में थोड़ा फार एक्सप्लेन किया है। तो म्यूकोसा ऑफ स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। कौन से प्रकार के ग्लैंड्स होते हैं, सबसे पहले तो होता है म्यूकस नेक सेल जो कि म्यूकस सिक्रेट करती है, पेप्टिक और चिप सेल जो कि सिक्रेट करते हैं पेप्सिनोजन, पेप्टिक और चिप सेल विच सिक्रेट द प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन।
ये आपको खाली याद रखना है, इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल पार्ट नहीं है। एक्चुअली देखा जाए तो डाइजेशन ये पूरा चैप्टर है, वो याद रखने का ही चैप्टर है, उसमें कोई कॉन्सेप्चुअल पार्ट नहीं है। तो म्यूकस नेक्स्ट सेल जो सिक्रेट करती है, म्यूकस जैसे नाम से ही पता चलता है, पेप्टिक और चिप सेल पेप्टिक और चिप सेल जो कि सिक्रेट करते हैं प्रोएंजाइम्स और पेप्सिनोजन सिक्रेट करते हैं पेप्टिक और चिप सेल। उसके बाद पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल जो कि HCl सिक्रेट करती है, HCl एंड इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेट करती है। इंट्रिंसिक फैक्टर का फंक्शन क्या होता है, जो कि फैक्टर इसेंशियल फॉर द एब्सॉर्प्शन ऑफ विटामिन बी ट्वेल्व के एब्सॉर्प्शन के लिए जो इसेंशियल फैक्टर है उसे वो है इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, अब जो हमारा स्टमक जो होता है वो कितने देर तक फूड स्टोर कर सकता है, तो हमारा स्टमक 4 to 5 आवर्स के लिए फूड स्टोर कर सकता है। ओके, फूड हमारे जो फूड हमने इंजेस्ट किया है, जो फूड हमारे स्टमक में गया है, वो मिक्स होता है एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक के साथ मिक्स होता है, और वहाँ पर चर्निंग मूवमेंट होती है विद द हेल्प ऑफ मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक। और वहाँ पर जो वो बनता है, जो फूड मिक्स होता है, जब फूड मिक्स होता है गैस्ट्रिक जूस के साथ, तब वहाँ पर एक मूवमेंट जनरेट होती है, और वहाँ उस फूड को वो फूड होता है जो पहले बोलस होता है माउथ में, उसका सलाइवरी ग्लैंड के साथ फूड पार्टिकल बोलस बनता है, वैसे ही गैस्ट्रिक जूस के साथ जो फूड होता है बाद में काइम में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद हम जो काइम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, यहाँ पर एक अगले वाली रिएक्शन है, जो यहाँ पर आप देखने को अगले वाली रिएक्शन है, जो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन जो होता है, पेप्सिनोजन, ठीक है, जो प्रोएंजाइम होता है पेप्सिनोजन, वो पेप्सिनोजन जो होता है ऑन एक्सपोजर तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स के साथ पेप्सिनोजन एक्सपोजर होता है और पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर एक रिएक्शन मैंने बनाई है, यहाँ पर आप इसे खाली एक बार पढ़े, द प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन, प्रोएंजाइम यानी कि वो अभी एक्टिवेट नहीं है। जन, जैसे आप कोई किसी भी एंजाइम के एंड में जन देखते हो, आपको समझ जाना चाहिए कि वो एंजाइम अभी एक्टिव नहीं है, लेकिन पेप्सिनोजन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट होता है और वहां पे वो एक्टिव होता है और कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव पेप्सिन में। ओके, हाइड्रोक्लोरिक गेट्स कन्वर्ट इनटू एंजाइम पेप्सिन व्हिच इज अ प्रोटोलाइटिक एंजाइम ऑफ द स्टमक। प्रोटियोलाइटिक, प्रोटियो मीन्स प्रोटीन्स, लाइटिक मीन्स लाइसिस करने वाला, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम होता है पेप्सिन, जो पहले पेप्सिनोजन होता है, लेकिन जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब वो एक्टिव पेप्सिन में बदल जाता है। ठीक है, और जो पेप्सिन होता है वो प्रोटीन्स को प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। पेप्सिन प्रोटीन्स को प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड्स में कन्वर्ट करता है। अभी जो म्यूकस एंड बायोकार्बोनेट होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होते हैं, जब अभी जो म्यूकस एंड बायोकार्बोनेट होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस में प्रेजेंट होते हैं, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन में। जो म्यूकस होता है वो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है और बाइकार्बोनेट्स होता है वो प्रोटेक्शन। म्यूकस जो होता है लुब्रिकेशन भी करता है और प्रोटेक्शन भी देता है एक प्रकार से, और बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं वो एसिडिक, बाइकार्बोनेट्स आर बेसिक, ओके, आर बेसिक, और जो एसिडिक जो फूड है एसिडिटी कम करने में बाइकार्बोनेट्स थोड़ा फार हेल्प करते हैं। ओके, जब अभी इसके बाद हम देखिए हाइड्रोक्लोरिक, जैसे बताया था मैंने आपको, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ओके, हाईली कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है स्टमक में, उससे प्रोडक्शन बाइकार्बोनेट थोड़ा फॉर उसमें मदद करता है बाइकार्बोनेट, ये उसका फंक्शन होता है। अभी रेनिन जो होता है वो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है जो कि सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट्स में पाया जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर इन्फेंट्स होते हैं जिनमें मिल्क जो होता है वो डाइजेशन में ज़्यादातर यूज़ होता है मिल्क का, क्योंकि वहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम ज़्यादातर मॉडिफाई नहीं हुई होती है, और ज़्यादातर एंटीबॉडीज़ और ज़्यादातर जो बॉडी के लिए इसेंशियल एलिमेंट्स है वो मदर से ही प्रोवाइड हो जाते हैं, मिल्क से। लेकिन वहाँ पर इन्फेंट्स के स्टमक में एक रेनिन नाम का एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होता है जो कि मिल्क प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, रेनिन। उसके बाद स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेज आर आल्सो सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होती है स्मॉल अमाउंट में लाइपेज भी सिक्रेट करते हैं। लाइपेज यानी लिपिड को ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम्स जिसे लाइपेज कहते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले वाले पार्ट की तरफ। अभी जो
हमने स्टमक के बारे में कहा, अभी स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ देखते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। द वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स आर जनरेटेड इन द मस्कुलर लेयर ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी जो पेरिस्टाल्टिस की जो वेव है वो इसोफेगस से स्टार्ट होती है और रेक्टम तक चलते हैं, ऑब्वियसली स्मॉल इंटेस्टाइन में भी चलेगी, वहाँ पर और कुछ मूवमेंट्स भी होती है जो कि फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करती है। जो बाइल, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस, ओके, बाइल, पैनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस, हाँ, bile in pancreatic juice and the intestinal juice are the secretion released into the small intestine। ये जो यहाँ पर आप डिओडिनम जो है, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, यहाँ से इसमें बाइल भी आ रहा है, इंटेस्टाइनल जूस, पैनक्रियाटिक जूस भी यहाँ से आ रहा है, इंटेस्टाइनल जूस भी यहाँ से सिक्रेट हो रहा है, वॉल्स ऑफ द इंटेस्टाइन इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट कर रही है, ये सब कुछ आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल आर रिलीज्ड टू द कॉमन हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट जो होती है उससे सिक्रेट हो रहा है जो पैनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जो होता है, पैनक्रियाटिक जूस, ओके, ये पैनक्रियाटिक जूस यार और बाइल यहाँ पे डक्ट होती है, ये दोनों साथ आके एक डक्ट बनती है जिसे कहते हैं हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, और यहाँ पर एक स्पिंचर होता है जिसे स्पिंचर ऑफ ऑडी कहते हैं, ठीक है। द पैनक्रियाटिक जूस कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम्स, जो पैनक्रियास होता है कौन कौन से टाइप के एंजाइम्स होते हैं, इनएक्टिव एंजाइम्स उसमें कौन से होता है, जैसे मैंने बताया था जन आया है तो ये इनएक्टिव एंजाइम्स है, ट्रिप्सिन होगा तो एक्टिव, ट्रिप्सिनोजन होगा तो इनएक्टिव। अब पैनक्रियाटिक जूस में कौन से एंजाइम्स है, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइड्स, अमाइलेज, लाइपेज एंड न्यूक्लियस। इन सभी का फंक्शन, जैसे कि ट्रिप्सिनोजन होता है, ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोटीन, इसका सभी का फंक्शन हम आगे पढ़ने वाले। अमाइलेज जो कि अमाइलेज को ब्रेक करता है, लाइपेज जो लिपिड्स को ब्रेक करता है, न्यूक्लियस जो न्यूक्लिक एसिड को ब्रेक करता है। अभी ट्रिप्सिन है, यहाँ पे ट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिन यहाँ से, ट्रिप्सिन यहाँ पे आ गया। ट्रिप्सिन का जो फंक्शन है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। उसके बाद काइमोट्रिप्सिन लाइन बाय लाइन हम देखने वाले हैं, ठीक है। अब ट्रिप्सिन जो होता है, ट्रिप्सिन एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होने के लिए यहाँ पे एक रिएक्शन की जरूरत होती है, जो कि एक यहाँ पर एंटेरोकाइनेज होना चाहिए। ट्रिप्सिन को एक्टिव ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर एंटेरोकाइनेज होना चाहिए। ट्रिप्सिन इज एक्टिवेटेड बाय एंजाइम एंटेरोकाइनेज सिक्रेटेड बाय इंटेस्टाइनल म्यूकोजा, और जो ये एंटेरोकाइनेज है वो सिक्रेट करता है इंटेस्टाइनल म्यूकोजा इनटू ट्रिप्सिन व्हिच टर्न्स अनदर एंजाइम इन द पैनक्रियाटिक जूस। वो ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन पहले खुद इनएक्टिव होता है, ओके, लेकिन ट्रिप्सिन पहले खुद ट्रिप्सिनोजन जो होता है खुद इनएक्टिव होता है, ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव है, लेकिन जब वो एंटेरोकाइनेज के साथ मिलकर जो कि एंटेरोकाइनेज होता है इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सिक्रेट करता है, उसके साथ मिलकर एक्टिव ट्रिप्सिन बनता है, और वो बाद में जो पैनक्रियास है उसके अनदर जूस को, जो पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स को, पैनक्रियाटिक जूस में प्रेजेंट अनदर एंजाइम्स को बाद में एक्टिव करता है ट्रिप्सिन, ठीक है। उसके बाद जो है बाइल, ओके, बाइल जो होता है, बाइल हमने पता था, बाइल वो रिलीज कौन करता है, हेपेटिक सेल्स रिलीज करते हैं, और उसका स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन होता है गॉल ब्लैडर में। बाइल रिलीज इनटू डिओडिनम कंटेन्स द बाइल पिगमेंट्स। कौन से बाइल जो होता है उसमें क्या क्या होता है, बाइल्स में जो पिगमेंट्स होते हैं वो होते हैं बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन, और बाइल साल्ट्स भी होते हैं, और उसमें कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स, बट नो एंजाइम्स। बाइल में ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, क्या क्या है बाइल में और क्या क्या नहीं है। एंजाइम्स नहीं है, आपको स्ट्रिक्टली याद रखना है, एक भी एंजाइम बाइल जूस में नहीं होता। यहाँ पर होता है पिगमेंट्स होते हैं जिसे बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन कहते हैं, जिसकी वो जो कि येलो कलर प्रोवाइड करते हैं, येलो कलर के पिगमेंट्स होते हैं। बाइल साल्ट्स भी होते हैं, इसमें कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स होता है, ठीक है। बाइल का जो फंक्शन है वो इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स होते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, ओके, एंड ब्रेकडाउन ऑफ फैट्स इनटू वेरी स्मॉल मिसल्स। बाइल एक्टिव लाइपेज को एक्टिव करने का काम भी बाइल करता है, और जो फैट होते हैं उसका इमल्सिफिकेशन करने का काम भी जो होता है वो भी बाइल करता है, और ब्रेकडाउन ऑफ फैट इनटू वेरी स्मॉल मिसल्स, इसे भी बाइल ही रेगुलेट करता है, इस फंक्शन को भी। उसके बाद हम देखते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोजा होता है, वहाँ पर गॉबलेट सेल होते हैं,
गॉबलेट सेल्स, जैसे मैंने पहले बताया, जहाँ पर भी आपको गॉबलेट सेल्स देखने को मिलेंगे वहाँ पर वो सिक्रेट करेंगे म्यूकस, और उसका पर्पस होता है लुब्रिकेशन। ठीक है। द इंटेस्टाइनल जूस होता है, सकस इंटेस्टाइनल जूस होता है, उसे सकस इंटेरिकस भी कहते हैं। सिक्रेशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल ऑफ द म्यूकोसा अलोंग द सिक्रेशन ऑफ द गॉबलेट सेल कॉन्स्टिट्यूट द इंटेस्टाइनल जूस और सकस इंटेरिकस। अब अभी जो इंटेस्टाइनल जूस किसे कहते हैं, जो बाइल जूस, बाइल गॉबलेट सेल जो सिक्रेट करते हैं, सिक्रेशन ऑफ द गॉबलेट सेल्स एंड द सिक्रेशन ऑफ द ब्रश बॉर्डर सेल्स ऑफ द म्यूकोसा। ठीक है, ब्रश बॉर्डर सेल, म्यूकोसा ब्रश बॉर्डर सेल्स जो होते हैं उसका सिक्रेशन एंड वो गॉबलेट सेल का सिक्रेशन कंपेयर होकर इंटेस्टाइनल जूस बनता है, जो सकस इंटेरिकस कहते हैं। इंटेस्टाइनल जूस कौन से है, तो डाइसेकेराइडेज, डाइसेकेराइडेज जिसे माल्टेज भी कहते हैं, डाइपेप्टाइडेज, लाइपेज, न्यूक्लियस एक्सेट्रा, जो यहाँ पे जो बताए हैं वो इंटेस्टाइनल जूस है। अभी हम बढ़ते हैं अगले वाली स्लाइड की तरफ। जो म्यूकस होता है, म्यूकस जो होता है और बाइकार्बोनेट जो होते हैं, जो पैनक्रियास से सिक्रेट होते हैं, म्यूकस अलॉन्ग विद द बाइकार्बोनेट फ्रॉम द पैनक्रियास। म्यूकस जो गॉबलेट सेल सिक्रेट करते हैं और बाइकार्बोनेट जो पैनक्रियास सिक्रेट करता है। ठीक है, हाँ, पैनक्रियास सिक्रेट करता है बाइकार्बोनेट। जो बाइकार्बोनेट होता है अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करता है फॉर द एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। अल्कलाइन मीडियम 7.5 pH, आपको pH का ज्ञान होना चाहिए। जो 7 पर न्यूट्रल होता है, उससे कम एसिडिक होता है, उस पर उसके ज़्यादा बेसिक, जिसे अल्कलाइन भी कहते हैं। तो 7.8 जो है वो अल्कलाइन मीडियम है, जो कि जो बाइकार्बोनेट फंक्शन क्या करता है, प्रोटेक्ट्स इंटेस्टाइनल म्यूकोसा फ्रॉम द एसिड एज वेल एज प्रोवाइड एन अल्कलाइन मीडियम फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। यहाँ पर ध्यान में रखना, कहीं भी बाइकार्बोनेट होगा तो बेसिक है। अभी जो जहाँ पर भी बाइकार्बोनेट सिक्रेट होगा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, तब वहाँ पर वो फंक्शन क्या करेगा, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। और पैनक्रिया, और वहाँ पर जो इंटेस्टाइन में जब यहाँ ये हो रहा है, जब ये पैनक्रियास सिक्रेट कर रहा है, तो ये प्रोवाइड कर रहा है 7.8 का pH, जो कि ऑप्टिमम है फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज। अभी सब म्यूकोसा में जो ग्लैंड्स होते हैं, जिसे ब्रूनर्स ग्लैंड कहते हैं, जो अल्सो हेल्प इन दिस, जो डाइजेशन करने में और जो एंजाइमेटिक एक्टिविटीज को रेगुलेट करने में ब्रूनर्स ग्लैंड भी मदद करती है। अभी प्रोटीन्स, प्रोटियोजेंस एंड पेप्टोन्स, जो कि पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं, जो कि काइम में प्रेजेंट होते हैं। काइम क्या होता है, जब फूड का बोलस जो कि माउथ से एंटर होता है स्टमक में, और वो गैस्ट्रिक जूस ऑफ स्टमक के साथ मिक्स होता है, वहाँ पर कुछ मूवमेंट्स होते हैं, उसके बाद जो बनता है उसे काइम कहते हैं। जिसमें उसमें प्रेजेंट होते पार्शियली हाइड्रोलाइज्ड प्रोटीन्स होते हैं, जिसे प्रोटीन्स, प्रोटियोजेंस एंड पेप्टोन्स कहते हैं। ओके, यहाँ पे प्रोटीन्स, प्रोटीन, पेप्टोन्स, उस पर रिएक्शन होते हैं ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, और वो कन्वर्ट होते हैं डाइपेप्टाइडेज में। ओके, उसके बाद हम देखते हैं अगले वाले रिएक्शन, कार्बोहाइड्रेट्स जो प्रेजेंट होते हैं काइम में। अब कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन हमने माउथ में देख लिया था। अब कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन, ये प्रोसेस ऊपर वाली और ये दोनों प्रोसेस हो रही है डिओडिनम रीजन में। ओके, डिओडिनम जहाँ पर पैनक्रियास का सिक्रेशन आ रहा है, बाइल आ रहा है, और यहाँ पर ये फंक्शन हो रहा है, जो हम अपने एंजाइम्स और हार्मोन सिक्रेट करके यहाँ पे जो फंक्शन हो रहा है वो हम देख रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स इन द काइम में जो 30% ही माउथ में डाइजेस्ट होते हैं, लेकिन बाकी के 70% का कुछ यहाँ पे कुछ होना चाहिए। जो कार्बोहाइड्रेट्स जो काइम में प्रेजेंट होते हैं वो हाइड्रोलाइज बाय पैनक्रियाटिक अमाइलेज। देख सकते हो अमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट्स को हर वक्त कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने का काम सिर्फ अमाइलेज ही करेगा। जो स्टार्च होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, पॉलीसैकेराइड्स, और उसको डाइसैकेराइड्स में कन्वर्ट करता है ये अमाइलेज। फैट्स जो होते हैं उनका ब्रेकडाउन होता है लाइपेज, लिपिड्स और फैट्स, फैटी एसिड और लाइपेज भी कैसे। लिपिड्स फैट्स क्या होते हैं, एक प्रकार का लिपिड्स ही होते हैं। जो फैट्स का जो ब्रेकडाउन होता है वो लाइपेज करता है, जो फैट्स का ब्रेकडाउन लाइपेज करता है इनटू डाई एंड मोनोग्लिसराइड। ओके, फैट्स यहाँ पर आप रिएक्शन देख सकते हो, फैट्स यहाँ पर लाइपेज एक्ट हो रहा है, उसके बाद जो फैट है कन्वर्ट होना है डाइग्लिसराइड्स में, और उसके बाद कन्वर्ट हो रहा है मोनोग्लिसराइड्स में। ओके, अभी आगे न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड्स पर एक्ट करता है, और जो न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट करता है। यहाँ पर आप एक्शन देख सकते हो, रिएक्शन न्यूक्लिक एसिड, वहाँ पर एक्ट हो रहा है न्यूक्लियस,
और न्यूक्लियस कन्वर्ट होने न्यूक्लियोटाइड्स आर बाद में कन्वर्ट हो रहे हैं न्यूक्लियोसाइड्स में। यहाँ पर जो सब कुछ कन्वर्ट हो रहा है मोनोग्लिसराइड न्यूक्लियोसाइड से डाइपेप्टाइड्स और डाइसैकराइड्स सब कुछ यहाँ पे फुल एंड फाइनल डाइजेशन होगा और उनका एकदम सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में उनका रिएक्शन यहाँ पे दिखाया गया है। जो एंजाइम्स होते हैं सकस इंटेस्ट यानी कि इंटेस्टाइनल जूस में जो एंजाइम होते हैं, इंटेस्टाइनल जूस में जो एंजाइम होते हैं वो एक्ट करते हैं इन फाइनल एंड प्रोडक्ट्स पर जो कि इन एंड प्रोडक्ट्स पर उनका सिंपल एंड एब्जॉर्बेबल फॉर्म में उसे कन्वर्ट करते हैं। और यहाँ पर बताया कि फाइनल स्टेप इन द डाइजेशन ऑकर वेरी क्लोज टू द म्यूकोजल लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन म्यूकोजा जो होता है वो एब्सॉर्प्शन का फंक्शन करता है। यहाँ पर ये लाइन आपको याद में रखनी है कि फाइनल स्टेप ऑफ डाइजेशन ऑकर्स वेरी क्लोज टू द म्यूकोजल लाइन ऑफ द इंटेस्टाइन। ओके, डाइपेप्टाइड्स जो होते हैं, डाइपेप्टाइड्स जो होते हैं वहाँ पर एक्ट करता है डाइपेप्टाइड्स कहाँ से बनते हैं? स्टार्च से, आई थिंक स्टार्च से डाइपेप्टाइड्स, अमीनो एसिड्स, डाइपेप्टाइड्स प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करके डाइपेप्टाइड्स बनता है। और प्रोटीन्स का लास्ट में जो एंड प्रोडक्ट होता है वो होता है अमीनो एसिड। माल्टोज जो कि स्टार्च होता है, स्टार्च खाते हैं हम, जो कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उसके बाद डाइसैकराइड बनता है। डाइसैकराइड यहाँ पर डाइसैकराइड होता है माल्टोस तो एक्शन होता है माल्टेज की और वो कन्वर्ट होता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। यानी कि आप देख सकते हो कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो फुल ग्लूकोज ही प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन फंक्शन ऑफ द एनर्जी। उसके बाद लैक्टोज की तरफ होता है, लैक्टोज जो कि मिल्क शुगर इसे कहते हैं। लैक्टोज को एक्ट करता है लैक्टेज जैसे हम सुनते हैं वहाँ पे ब्रेकडाउन हो रहा है तो लैक्टोज का ब्रेकडाउन जैसे होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। उसके बाद आता है सुक्रोज का सुक्रेस एक्ट होता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज जिसे फ्रूट शुगर कहते हैं, फ्रूट शुगर। ठीक है, अभी न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स पर एक्ट होता है न्यूक्लियोटाइडेज जो न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट होता है। वहाँ उसके आगे न्यूक्लियोसाइडेज एक्ट होता है, उसमें शुगर प्लस बेसेस फ्री होते हैं। बेसेस क्यों है? अभी आपको जब हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे वहाँ पे आपको पढ़ेगा बेसेस क्यों होते हैं। और डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स उस पर एक्ट होता है लाइपेज, और लाइपेज एक्ट होके वहाँ पर बनता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, सारी के सारी रिएक्शन आपको याद रखनी होगी कि एंड प्रोडक्ट्स लैक्टोज को ब्रेकडाउन होकर क्या बनता है, आपको एग्जाम में ऐसे ही पूछा जा सकता है। उसके बाद जो हम देखने वाले हैं जो द ब्रेकडाउन ऑफ बायोमाइक्रोमोलिक्यूल्स मेंशन्ड अबव, जो भी हमने यहाँ पर ब्रेकडाउन देखा वो सब कुछ डिओडिनम रीजन में ही होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो सब कुछ हो रहा है डिओडिनल रीजन में भी हो रहा है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पार्ट है उसका। ठीक है, द सिंपल सब्सटेंसेज जो होते हैं, सिंपल सब्सटेंसेज जो डाइजेशन हो रहा है वो यहाँ पर ब्रेकडाउन वहाँ पर हो रहा है डिओडिनम रीजन में, क्योंकि वहाँ पर पैनक्रियाटिक जूस आ रहा है जिसमें एंजाइम्स है। वहाँ पर इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट हो रहा है, वहाँ पे भी एंजाइम्स है। बाइल भी आ रहा है, वहाँ पे सब कुछ ब्रेकडाउन होगा डिओडिनम रीजन में। ठीक है, अभी जो सिंपल सब्सटेंसेस जो फॉर्म हुए हैं जो एब्जॉर्ब हो गए जेजुएम एंड इलियम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो जो एब्जॉर्प्शन का जो मेन फंक्शन है जेजुएम एंड इलियम में ही होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में तो होता ही है लेकिन उसमें भी जेजुएम एंड इलियम, ब्रेकडाउन जो होता है वो डिओडिनम में होता है। ठीक है, द अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो फर्दर पास किया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। ओके, तो जो लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं वहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी हमें देखने को नहीं मिलती। अभी आप यहाँ पर देख रहे हो मैंने इस जो लार्ज इंटेस्टाइन के दो फंक्शन है उसे फुल हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि इनके फंक्शन ही दो ही है। अब इसे याद करना बहुत ज़रूरी ही है, कोई ज़रूरी है ही है, क्योंकि अभी दो ही है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। एब्सॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स, secretion of the mucus with help in the adhering the waste undigested particle together and lubrication for the easy passage। क्या होगा अभी जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसे बाहर निकालने के लिए उसको लुब्रिकेशन करना जरूरी है, तो म्यूकस सीक्रेट होगा। यानी कि वहाँ पे हम यहाँ पर नहीं दिया है लेकिन हमको कंसिडर करना है, सिक्रेशन ऑफ म्यूकस हो रहा है तो वहाँ पे गॉबलेट सेल्स होगी। ओके, गॉबलेट सेल भी वहाँ पे होगी, लेकिन अब अभी होगी जो कि म्यूकस सीक्रेट को गॉबलेट सेल का ही काम है। अभी जो फिकस है उसे एक्सक्रीट करने के लिए लुब्रिकेशन चाहिए, लेकिन इसलिए ये म्यूकस प्रोवाइड करता है लुब्रिकेशन को। और वहाँ पर एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स होता है।
एब्सॉर्प्शन जो होता है एब्सॉर्प्शन जो होता है लार्ज इंटेस्टाइन में, आप ये बात आपको याद रखनी है, स्मॉल सम वाटर, मिनरल्स एंड सर्टेन ड्रग्स। ओके, जो अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्सॉर्ब्ड फूड है जिसे फीकस कहते हैं, एंटर इन दो सीकम, सीकम में एंटर होता है, जिसे ब्लाइंड सैक भी कहते हैं, जो कि सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को होस्ट करते हैं, जैसे हमने वीडियो में पहले वीडियो में देखा है। ठीक है, वहाँ पर एक वॉल्व होता है, इलियोसिकल वॉल्व, इलियोसिकल वॉल्व। अब इसे इलियोसिकल वॉल्व नाम क्यों दिया है आपको पता चलना चाहिए। इलियम जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे लार्ज वाला पार्ट होता है, और सीकम जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट होता है, इसलिए इलियोसिकल वॉल्व इन दोनों के बीच में जो प्रेजेंट होता है उसे कहते हैं इलियोसिकल वॉल्व, जो कि प्रिवेंट करता है ब्लैक फ्लो ऑफ द फीकल मैटर। ओके, अभी फीकल मैटर का ब्लैक फ्लो जो जब होगा नहीं होता, इसलिए इसकी ज़्यादा अच्छा फंक्शन है, नहीं होता। अगर होता तो जो हम कहते हैं मुंह से हग रहा है क्या, वही कंडीशन हमको देखने को मिलती। ऐसे वॉल्व नहीं होते तो सारा का सारा फीकल मैटर मुंह से आ जाता बाहर। हम जो कोई ज़्यादा बकवास कर रहा हो, कोई फालतू की बातें बोल रहा हो, तो हम कहते हैं ना मुंह से क्यों हग रहा है, वो कंडीशन आपको एक्चुअली देखने को मिलती। ठीक है, ठीक है, अभी जो बढ़ते हैं हम, ठीक है, टेम्पोरली स्टोर होता है, जो अभी जो फिकस होता है वो टेम्पोरली स्टोर होता है रेक्टम में। ठीक है, अभी टेम्पोरली स्टोर होना भी बहुत जरूरी है, नहीं तो जैसे जैसे फीकल मैटर बन रहा है वैसे वैसे उसका एक्सक्रीशन हम नहीं कर सकते, उसका स्टोरेज होना चाहिए, और वो स्टोर होता है रेक्टम में टिल डिफिकेशन। डिफिकेशन प्रोसेस होते हैं, जो कि प्रोसेस में हम फीकल मैटर को एक्सक्रीट करते हैं हमारे बॉडी से बाहर। अब यहाँ पर एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया है कैलोरिक वैल्यू, यहाँ पर एक बम्ब कैलोरीमीटर करके कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिसमें अलग अलग फूड आइटम्स को जला कर वहाँ से जो एनर्जी रिलीज करती है उसके मुताबिक डिसाइड करते हैं कि कौन सा फूड ज़्यादा एनर्जी गिवेंगे। यहाँ पे आप इसे एक बार पढ़ लो, मुझे नहीं लगता है कुछ कॉन्सेप्चुअल है। मैं अगले वाले स्लाइड पर बढ़ता हूँ। अभी हम बढ़ते हैं एब्सॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। अभी देख लो, डाइजेशन तो हुआ, लेकिन डाइजेशन होने के बाद उसका एब्सॉर्प्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। एब्सॉर्प्शन जो होता है, एब्सॉर्प्शन ये जो प्रोसेस होती है, एब्सॉर्प्शन इज द प्रोसेस by which end products of the digestion pass through the intestinal mucosa into the blood or lymph। जैसे हमें पता है सारे के सारे बॉडी में सर्कुलेशन का काम कौन करता है, ब्लड करता है। और ब्लड में जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स है उसे ट्रांसफर करना होगा ब्लड में, जो कि इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब भी होते हैं, ब्लड में ही जाते हैं, और वो सारे के सारे बॉडी को प्रोवाइड करते हैं फॉर एनर्जी के लिए। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर जो होता है डिपेंड्स ऑन द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट। ऑस्मोटिक ग्रेडियंट, आपको यहाँ पे कुछ ऑस्मोटिक ग्रेडियंट समझ में नहीं आ रहा होगा तो भी जान दीजिए, अगले वाले वीडियो में आपको इस पर अलग अलग फुल कंसेप्चुअल वीडियो बनाऊंगा, जिसमें सारे के सारे कंसेप्ट एक्सप्लेन किए होंगे, जो कि न्यू कमर्स को या फिर ज़्यादातर वहाँ पर कोई स्टूडेंट्स ध्यान नहीं देते, लेकिन वो कंसेप्ट आपके अगर क्लियर हो गए तो आप कुछ और ही समझ जाओगे, मुझे अलग ही प्रकार से एनसीईआरटी को आप समझ लोगे। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ जो ऑस्मोटिक ग्रेडियंट पे डिपेंड होता है। ठीक है, एक्टिव अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, जो एक्टिव जो होता है अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। पैसिव जो होता है विदाउट द एनर्जी एक्सपेंडिचर होता है। ठीक है, अभी बढ़ते अगले वाले पॉइंट की तरफ। ठीक है, एब्सॉर्प्शन तो हुआ, अभी एब्सॉर्प्शन तो होगा, अभी फुल नहीं हुआ, अभी फैटी एसिड जो होते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, यहाँ पे अभी फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल जो होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं, इसलिए वो ब्लड में एब्सॉर्ब नहीं होते। ओके, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल वो इनसोल्यूबल होते हैं, जो कि सोल्यूबल नहीं होते, इसलिए वो ब्लड में एब्सॉर्ब नहीं होते। इसलिए उनको क्या करना पड़ता है, इनको सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ता है मिसल्स में, और उसके बाद ये मूव हो जाएंगे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के लिए। इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, दे आर फर्स्ट इनकॉर्पोरेटेड इनटू वेरी स्मॉल ड्रॉपलेट्स कॉल्ड मिसल्स विच मूव इनटू द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। उसके बाद जब फैटी एसिड ग्लिसरॉल सबसे पहले कन्वर्ट हो गए मिसल्स में, उसके बाद उन पर और एक प्रक्रिया होती है, और वो कन्वर्ट होते हैं काइलोमाइक्रॉन्स में, काइलोमाइक्रॉन्स में कन्वर्ट होते हैं।
यानी कि फैटी एसिड्स फाइनली कन्वर्ट होते हैं कैमेलो माइक्रॉन्स में यानी कि फैटी एसिड जो होते हैं फाइनली कन्वर्ट होते हैं काइलो माइक्रॉन्स में। लेकिन इस ठीक है, और ये काइलो माइक्रॉन्स क्या होते हैं? प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स, प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स जिसे काइलो माइक्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, अभी ध्यान दो, अभी फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल जो होते हैं, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल वो इंसोल्यूबल होते हैं, इसलिए वो ब्लड में एब्सॉर्ब नहीं होते। तो इसलिए उनको सबसे पहले कन्वर्ट करना पड़ता है मिसल्स में, माइसेल्स में, और उसके बाद मिसल्स में कन्वर्ट होने के बाद वो मूव होते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में, और इंटेस्टाइनल म्यूकोजा में वो जाने के बाद उन पर एक और प्रक्रिया होती है और वो रिफॉर्म होते हैं इनटू अ काइमेलोमाइक्रॉन्स। जो काइमेलोमाइक्रॉन्स होते हैं उसे कहते हैं प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स, जो कि ट्रांसपोर्ट होते हैं बाद में, जिसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है बाद में लिम्फ वेसल्स इन द लैक्टियल, लिम्फ वेसल जिसे लैक्टियल्स कहते हैं, इन द विलाई, और वहां से विलाई लिम्फ वेसल जो होते हैं लिम्फ में, ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल लिम्फ के माध्यम से, यहाँ पर बताया था ब्लड और लिम्फ ब्लड में नहीं होते, इसलिए उनको फाइनली भेजा जाता है लिम्फ के माध्यम से थ्रू लैक्टियल्स। ठीक है, यहाँ पर बताया गया है कि ये एनसीईआरटी का एक एनसीईआरटी में ये एक, यहाँ पर आप देख रहे हो एनसीईआरटी में एक ये टेबल है एनसीईआरटी का, इसमें बताया गया है माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेस्टिव जो प्रोसेस बताई गई है। और ये यहाँ पर एक असिमिलेशन की डेफिनेशन है जो मैं आपको बताता हूँ। द एब्सॉर्ब्ड सब्सटेंसेस फाइनली रीच टू द टिश्यू, ओके, absorbed substances finally reach to the tissue which utilize them for their activities। मेन डाइजेशन का फंक्शन यही है कि जो डाइजेशन करके जो टिश्यू के पास पहुंचाना है, क्या कि टिश्यू को एनर्जी मिले, वो उनका फंक्शन कर पाए और हमारे बॉडी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस चलती रहे। ठीक है, उसे कहते हैं एसिमिलेशन। जो एब्सॉर्ब्ड फूड जो कि एब्सॉर्ब्ड फूड सब्सटेंस है जो पहुंचाए जाते हैं टिश्यू तक और उसका एनर्जी के लिए यूटिलाइज हो जाता है, उसे कहते हैं एसिमिलेशन। ठीक है, अभी इस टेबल पे हम ध्यान देते हैं। जो माउथ में होता है, जो होता है सर्टेन ड्रग्स कमिंग इन द कॉन्टैक्ट विद द म्यूकोजा, माउथ का जो म्यूकोजा होता है उसके डाइजेशन क्या क्या होता है माउथ में। जो म्यूकोजा में जो ड्रग्स आते हैं लोअर साइड ऑफ द टंग आर एब्सॉर्ब्ड इन द ब्लड कैपिलरीज इनटू ब्लड कैपिलरी। आपके इसके लिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। टैमाको जो होता है वो लोग खाते नहीं है, लेकिन सिर्फ वो यहाँ पर रखते हैं टंग के नीचे साइड वाले म्यूकोजा के कांटेक्ट में, लेकिन वो निकोटीन होता है वो डायरेक्टली ब्लड में एब्सॉर्ब होता है। निकोटीन जो है डायरेक्टली ब्लड में एब्सॉर्ब होता है। ठीक है, यहाँ पे एब्सॉर्प्शन हो रहा है। उसके बाद स्टमक में जो एब्सॉर्प्शन होता है वो होता है स्टमक में जो मेन एब्सॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल, आपको याद रखना होगा अल्कोहल, अल्कोहल का एब्सॉर्प्शन कहीं माउथ में इधर उधर कहीं नहीं होता। एब्सॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल सिर्फ और सिर्फ स्टमक में होता है। वाटर का एब्सॉर्प्शन सिंपल शुगर्स एंड अल्कोहल मैंने बता ही दिया है, इनका सबका एब्सॉर्प्शन स्टमक में होता है। अभी जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो मेजर फंक्शन एब्सॉर्प्शन में होता है, जहाँ पे डिओडिनम में छोड़ा तो जेजुम और आइलियम में होता है मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन में होता है, और डिओडिनम में ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, वहाँ पर कौन से प्रोडक्ट्स का एब्सॉर्प्शन होता है? ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल एंड अमीनो एसिड्स आर एब्सॉर्ब्ड इनटू द म्यूकोजा, इनटू ब्लड स्ट्रीम एंड लिम्फ, ओके, एंड द लिम्फ। उसके बाद आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। सीक्वेंस में बताया गया है लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड सम मिनरल्स ड्रग्स आर टेक्स प्लेस, ओके। द डाइजेस्टिव वेस्ट सॉलिडिफाइड इन एंड द डाइजेस्टेड, जो डाइजेशन के दौरान जो वेस्ट तैयार होता है वो स्टोर होता है रेक्टम में। ठीक है, रेक्टम में स्टोर होता है, और उसके इजैकुलेशन के लिए, वो वेस्ट बाहर निकालने के लिए एक न्यूरल रिफ्लेक्स की ज़रूरत होती है, जिससे वो जो रेक्टम में जो स्टोर है फीकल मैटर उसे रिमूव किया जाता है। इजेक्शन ऑफ द फीकस आउटसाइड द एनल ओपनिंग इज डिफिकेशन। क्या प्रोसेस है? इज ए डिफिकेशन। मैंने आपको बताया कि डिफिकेशन एक प्रोसेस है जो कि स्टोर किया हुआ फिकस मैटर है रेक्टम में, वो रिमूव किया जाता है हमारे बॉडी से, एक्सक्रीट किया जाता है, और ये होता है एक न्यूरल रिफ्लेक्स के। इट इज़ अ वॉलंटरी प्रोसेस, होनी ही चाहिए, वॉलंटरी प्रोसेस है, होनी चाहिए। अगर इनवॉलंटरी होती तो क्या से क्या हो जाता।
एंड इज कैरिड आउट बाय मास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसके लिए एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की जरूरत होती है। अब हम बढ़ने वाले हैं डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है, डिसऑर्डर्स उसमें होते ही होते हैं, जो इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की वजह से ज्यादातर होते हैं। उनका मेन रीजन क्या होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट? ड्यू टू बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन। Infections are also caused by parasites of the intestine। इंटेस्टाइन के कुछ पैरासाइट्स है, यहाँ पे मैंने इसे हाईलाइट किया है। जो भी पॉइंट्स मैंने हाईलाइट किए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखना है। जो कौन से पैरासाइट्स ऑफ इंटेस्टाइन, आपको जो अगले वाले मेडिकल फील्ड में जब भी आप पढ़ोगे वहाँ पे भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा। है जो पैरासाइट ऑफ द इंटेस्टाइन जो है वो टेप वर्म, राउंड वर्म, थ्रेड वर्म, हुक वर्म, पिन वर्म, जो ये सब है यहाँ पर वो पैरासाइट्स ऑफ द इंटेस्टाइन है। अभी जो डिसऑर्डर ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें मरास्मस एंड क्वाशियोकार भी इंक्लूड किया गया है, लेकिन मरास्मस और क्वाशियोकार पे एक स्पेशल वीडियो मैं बनाऊंगा जरूर उसके बाद, ठीक है। उससे मरास्मस एंड क्वाशियोकार प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन के PEM यानी कि प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की वजह से ये होता है। अब नंबर 1 पे जो आता है वो जॉन्डिस। जॉन्डिस जो होता है, जॉन्डिस लिवर, जिसमें लिवर अफेक्ट होता है, और स्किन और आई जो होते हैं हमारे येलो कलर के हो जाते हैं। यूरिन भी यहाँ पर नहीं बताया, लेकिन यूरिन भी जो होती है वो भी येलो कलर की होती है। क्यों होता है मैंने बताया था आपको, बाइल पिगमेंट्स जो होते हैं येलो कलर के होते हैं। बिलिरुबिन एंड बिलिवर्डिन जो होते हैं बाइल पिगमेंट्स वो येलो कलर के होते हैं। वो इसकी वजह से डिपोजिशन उनका डिपोजिशन होता है, जिनकी वजह से आई, स्किन, यूरिन और ये सब कुछ होते हैं येलो कलर में देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद वोमिटिंग जो होता है, इट इज द इजेक्शन ऑफ द स्टमक कंटेंट थ्रू द माउथ, ठीक है। दिस यहाँ उसे वोमिट कंट्रोल करने के लिए एक वोमिट सेंटर भी होता है इन द मेडुला ऑब्लॉन्गेटा में, इन द मेडुलर रीजन ऑफ द ब्रेन में। मेडुला ऑब्लॉन्गेटा जो रीजन है वहाँ पर वोमिट सेंटर होता है जो कि वोमिटिंग को कंट्रोल करता है। फीलिंग ऑफ नौशिया बोले तो अभी फीलिंग ऑफ नौशिया जो होता है, नौशिया जैसे हम कोई बदबू सूंघ लेते हैं, हमें एक फीलिंग आती है गंदी वाली फीलिंग, उसे कहते हैं नौशिया। वो भी वोमिटिंग को प्रमोट करती है। अभी जो डाइजेशन का डिसऑर्डर है उसके वो है डायरिया। डायरिया जो है वो क्या है? एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बोवल मूवमेंट। और जो डायरिया होने के बाद लिक्विडिटी ऑफ द फीकल मैटर इंक्रीज हो जाती है, और इससे एब्सॉर्प्शन नहीं होता फूड का अच्छी तरह से, रिड्यूस करते हैं एब्सॉर्प्शन ऑफ द फूड। कॉन्स्टिपेशन जो स्टेज है नंबर 4 पे आता है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है? फीकस जो है वो रेक्टम में ही रह जाती है। वहाँ पर लुब्रिकेशन नहीं हुआ, कुछ तो ऐसा रीजन हो जाता है जैसे इर्रेगुलरली बॉवेल मूवमेंट्स जो होते हैं इर्रेगुलर होने लगते हैं। यहाँ पर डायरिया में हमें हर घंटे जाना पड़ता है बाथरूम को, लेकिन कॉन्स्टिपेशन में बाथरूम ही नहीं आती। टॉयलेट में जाने से कुछ फायदा ही नहीं। कॉन्स्टिपेशन अगर हो गया तो 2, 3, 4 दिन तक वैसा ही रहता है। डायरिया के अपोजिट में है कॉन्स्टिपेशन जो है। तो फीकस मैटर होता है रिटेन होता है कोलन में। जो कोलन रीजन होता है, असेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मोइड कोलन, जो कोलन रीजन जो रीजन है लार्ज इंटेस्टाइन का, उसमें ही जो होता है वो फीकल मैटर रह जाता है और इर्रेगुलर हो जाती है, ठीक है। उसके बाद जो होता है इंडाइजेशन जो कंडीशन है जिसमें फूड इज प्रॉपर इंडाइजेशन, नाम से पता है फूड इज नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड लीडिंग टू फीलिंग ऑफ फुलनेस। कभी हमारा पेट में ऐसा विदाउट कुछ खाया भी फुला हुआ महसूस होता है, उसका कारण इंडाइजेशन है। और इंडाइजेशन कौन से चीज़ों की वजह से होता है? एंजाइटी, फूड पॉइजनिंग, ओवर ईटिंग एंड स्पाइसी फूड जो समोसा कचौरी जो स्पाइसी फूड है, एंजाइटी बोले तो ऐसा गुस्सेलपना, फूड पॉइजनिंग, इन सब की वजह से इंडाइजेशन के प्रॉब्लम हम फेस करने के मिलते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you are visiting our channel first time, then subscribe it. If you are like this video, then like it and share with your friends. गैस